हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें महाराष्ट्र औरंगाबाद के रहने वाले नीलेश जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक अंधेरे कमरे में 15 साल की लड़की प्रिया बेड पर बड़े ही चाव से सो रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, करीब रात के 8:45 बज रहे थे। प्रिया पिछले 1 साल से मानसिक संतुलन से बीमार थी। किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना, जब मन चाहे सो जाती, कभी रात भर भी जागती। ज़्यादातर उसका समय सोने में ही चला जाता। कभी कभार उसे नींद की गोली दी जाती ताकि वो रात भर सोती रहे। प्रिया शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हरीश चौहान की इकलौती बेटी, बचपन से सबकी लाडली। उसके परिवार में उसकी माँ, पापा और दादी रहती थी। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। शहर के अच्छे डॉक्टरों के पास उसका इलाज चल रहा था, पर अभी तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। बहकी बहकी सी बातें करती थी। आज दिन भर उसने अपनी माँ सविता को बहुत परेशान किया था। पापा हरीश चौहान किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। प्रिया के आज दिन भर परेशान करने के बाद सविता ने उसे रात को नींद की गोली देना उचित समझा, तो वो प्रिया के कमरे में आ गई, उसे नींद की गोली देकर सुलाने, ताकि रात भर सविता भी चैन से सो पाए। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? ये लाइट क्यों ऑफ कर दिया तुमने? सविता ने कमरे के भीतर आते ही कहा। पर प्रिया का कोई जवाब नहीं था। वो अब नींद से जागकर बेड से कमरे के एक कोने में जाकर अपने दोनों पैरों के बीच में अपना सर रखकर बैठी थी। सविता ने लाइट ऑन कर दी तो उसे प्रिया एक कोने में बैठी नजर आई। क्या हुआ मेरी लाडो को, ऐसे क्यों बैठी हो? शामू काका ने कुछ कहा क्या? देख, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, जल्दी से खा ले इसे और सो जा, फिर सुबह हम घूमने जाएंगे। सविता ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। प्रिया अचानक से उठ खड़ी हुई और घर से बाहर निकली। प्रिया कहाँ जा रही है? रुक बेटा, सविता ने प्रिया को कहा। सविता उसे रोक पाती उससे पहले ही प्रिया बड़बड़ाते हुए बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करके चली जाती है। सविता भी शामू काका के साथ प्रिया के पीछे दूसरी गाड़ी लेकर गई। पहली बार नहीं था जो इस तरह प्रिया गाड़ी स्टार्ट करके कहीं चली गई थी। इससे पहले भी 2-3 बार इस तरह प्रिया गाड़ी स्टार्ट करके चली गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उस पे कोई शक्ति हावी होती है और शायद उसे अपनी पुनर्जन्म की बातें याद आती है, जो उसकी बातों से पता चलता था, जो पहले जन्म में शायद उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। प्रिया की गाड़ी बहुत तेज थी, तो वो कहाँ चली गई ये सविता और शामू काका को पता नहीं चला। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। जहाँ देखो अंधेरा छाया था और तेज हवा के साथ जोड़ की बिन मौसम बारिश हुई। वो तूफान आने का संकेत दे रही थी। सुनसान सा रास्ता, उसमें एक बड़ी तेज रफ्तार कार जोर से एक पेड़ पर आकर टकरा जाती है। जैसे गाड़ी टकराई, उसके सामने की लाइटें आवाज के साथ मिचमिच करने लग जाती है। आधे घंटे तक तेज बारिश चली। कुछ देर बाद बारिश भी धीमी हो जाती थी और गाड़ी की लाइट भी अचानक बंद हो गई। थोड़ी दूरी पर स्थित गांव के चौराहे पर एक चाय की टपरी वाले रामलाल ने तेजी से आकर कार को पेड़ से टकराते हुए ये सब देखा था। तो बारिश कम होते ही वो अपने एक हाथ में काठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के पास आता है। उसने
अपनी टॉर्च लगाकर गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। पेड़ के ऊपर से रामलाल के ऊपर एक लाश गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। खून खून खून! रामलाल ने लाश को अपने ऊपर से हटाकर वहां से भागते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? किसी की आवाज सुनकर रामलाल रुक जाता है। जैसे ही वापस मुड़कर देखा तो वो लाश वहां से गायब थी। रामलाल की आंखें धरी की धरी रह जाती है। क्या हुआ? रामलाल के पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहा। रामलाल घबराते हुए धीरे से पीछे की ओर मुड़ता है। उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। जैसे वो मुड़ गया वहां कोई नहीं था तो अपना भ्रम समझ के डर के मारे रामलाल वहां से भागते हुए अपनी दुकान की ओर चला गया। तो वहां जाते ही उसे दुकान में बैठी एक लड़की नजर आई तो वो देखते ही रुक गया। कहाँ थे आप अंकल? मैं कब से आपको आवाज लगाए जा रही हूँ। दुकान खाली थी और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक कप चाय पीकर जाऊं। आज ठंड भी बहुत लग रही है। दुकान के अंदर बैठी लड़की ने कहा। मेम साहब, कहाँ रहती हैं आप? आपको इससे पहले गांव में देखा नहीं। रामलाल ने घबराते हुए लड़की से कहा, जो लड़की के चेहरे पर बाल लपेटे हुए थे तो उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मैं बड़ी ठकुराइन के यहाँ जा रही हूँ, उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। लगता है अंकल आपको भी बहुत ठंड लगी है, लड़की ने धीमी आवाज से कहा। बड़ी ठकुराइन के यहाँ से हो? अब रतनलाल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ और उसने लंबी सांस ली। हाँ, आए हैं 2 दिन के लिए, कुछ हिसाब चुकता करना था, उस लड़की ने कहा। हाँ, बड़ी ठकुराइन है ही ऐसी, सबकी मदद कर दे। गांव पर बड़े उपकार हैं उनके। पर आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? चाय बनाते हुए रतनलाल ने कहा। शहर में गए थे कुछ काम से। 8 दिन से रात में यहाँ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तब से यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए पूछा। उस जंगल की हवेली के पास अजीब सी आवाज आती है। 10 साल से बंद है वो हवेली। अभी जो इतनी जोर की बारिश हुई उसमें वो हवेली का छत नीचे गिर गया। बड़ी कड़कड़ाती बिजली में दिखती है यहाँ से वो हवेली। आज बारिश के कारण मुझे बहुत देर हुई घर जाने में। जैसे ही रामलाल चाय देने के लिए मुड़ गया वो लड़की वहाँ नहीं थी। रामलाल के हाथ से चाय की कप नीचे गिर जाती है। जैसे ही वापस मुड़कर देखा तो वो लड़की आगे की ओर जा रही थी। रामलाल ने उसे आवाज लगाया, मेम साहब, पर वो आगे चली जा रही थी। रामलाल की नज़र नीचे की ओर गई तो उसे उसके पैरों के निशान खून से भरे हुए और उल्टे दिखाई दिए। उसके माथे पर अब पसीना आ गया। रामलाल ने एक नज़र उसकी ओर उठाई। उस लड़की ने पलटकर देखा तो रामलाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अगले क्षण में वो लड़की गायब हो गई। रामलाल के कानों में अब आवाज गूंजने लगी, बचाओ, छोड़ दो मुझे, कोई मेरी मदद करो, आऊंगी, वापस लौट के आऊंगी। ये सारी आवाजें उसे परेशान करके डराने लगी। रामलाल अब गांव की ओर भागने लगा। राम 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 राम, संकट मोचन, जय हनुमान, राम राम कहते हुए रामलाल भाग रहा था। थोड़ी दूरी पर भागते हुए रामलाल रुक गया। थकान के मारे उसकी सांसें बढ़ गई थी और हांफने लगा था। उसने अपने जेब में से मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। रिंग बज रही थी। हेलो, बोलो रामलाल, इतनी रात को कैसे फोन किया? हेलो हेलो ठकुराइन, रामलाल ने घबराते हुए और हांफते हुए कहा।
क्या हुआ रामलाल, सब ठीक तो है? वो लौट आई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो लौट आई है ठकुराइन। रामलाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और फोन कट गया। इधर ड्राइवर शामू काका और सविता ने प्रिया को शहर में बहुत ढूंढ लिया, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। तो वो वापस ये सोचकर घर आ गए कि कहीं प्रिया घर वापस आई होगी। घर आकर देखा तो प्रिया कहीं नजर नहीं आई। प्रिया घर वापस नहीं आई, ये बात जब हरीश चौहान को पता चला तो उन्होंने रात को ही सारी पुलिस फोर्स प्रिया को खोजने में शहर में लगा दी। प्रिया की माँ सविता का रो रो कर बुरा हाल हुआ। पहली बार इतने वक्त के लिए प्रिया उनसे दूर हो गई थी। हरीश चौहान भी दिल्ली से वापस लौट आए थे। सविता प्रिया के रूम में सोई हुई थी। पूरी रात प्रिया के बारे में सोचते हुए निकाली कि वो कहाँ होगी। सुबह के 4 बजे सविता को नींद लगी और वो करीब 6 बजे ही उठ गई। जब वो सोकर उठी तो उसके बगल में कोई चादर ओढ़कर सो रहा था। प्रिया, तुम आ गई, सविता ने खुशी के मारे चादर हटाते हुए कहा। पर जब उसने देखा तो वहाँ कोई और ही लड़की थी। माँ, सोने दो ना, अभी 6 ही तो बजे हैं, उस लड़की ने कहा जो बिस्तर पर सविता के बगल में सोई हुई थी। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? बड़े ही सरल भाव से सविता ने पूछा। माँ, मैं अनुप्रिया हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, उसने उठकर अपने दोनों हाथ सविता के कंधे पर रखकर कहा और वो सविता के गले लग गई। कौन अनुप्रिया और मेरी प्रिया कहाँ है? सविता ने उसे अलग करते हुए कहा। मैं ही तो हूँ, आपकी अनु और प्रिया, अनुप्रिया। और हर्ष कहाँ है? उसने कहा। हरीश, हरीश, सविता ने अपने पति हरीश को आवाज लगाते हुए कहा। वो अब डर गई थी। उस लड़की की आवाज और बातें करने का तरीका हूबहू प्रिया जैसा था, पर शक्ल अलग थी। कल रात जब प्रिया घर से गाड़ी लेकर गई थी तब रास्ते में उसकी तेज रफ्तार कार एक पेड़ पर टकराने की वजह से प्रिया के सर पर चोट लग गई। पहले ही बीमारी से जूझ रही प्रिया और अब सर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पर उसकी आत्मा को पिछले जन्म का बदला लेना था। उस आत्मा को दूसरा शरीर प्रिया के रूप में मिला था, लेकिन उसके बचपन और उसकी आदतों से उसका शरीर और मन उसकी आत्मा को उसका प्रतिशोध लेने से रोक रहा था। इस तरह प्रिया मानसिक संतुलन से बीमार हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मौत हो गई। फिर से वो आत्मा अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए तड़पती रह जाएगी। इसलिए उस आत्मा ने प्रिया के शरीर का और पिछले जन्म के अनु के शरीर के हिस्से का इस्तेमाल करके एक नया शरीर बनाया है, अनुप्रिया। अब सविता के घर में जो लड़की थी वो अनुप्रिया थी, जिसे अब पिछले जन्म के अनु का बदला लेना था। जिस तरह उसे मारा गया था तो उसकी आत्मा ने तय किया था कि वो उसके कातिलों को जरूर मारेगी। तो अनुप्रिया अब अनु और प्रिया के शरीर से बनी, जिसे अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेना था। आज की बात। सविता ने हरीश को आवाज लगाया तो वो कमरे में आ गया। क्या हुआ सविता, और ये लड़की कौन है? हरीश ने वहां आते ही कहा। क्या हुआ हर्ष, ऐसे क्यों पूछ रहा है? और मैं कब से माँ को समझा रही हूँ, वो भी वैसे ही बात कर रही है, अनुप्रिया ने हरीश के पास आकर कहा। हरीश भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि प्रिया भी बचपन से उसे हर्ष नाम से बुलाती है। उसके बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्रिया का था, पर अनुप्रिया देखने में 15-16 साल की लग रही थी। तभी हरीश को कुछ साल पहले की बात याद आती है,
जब प्रिया की कुंडली बनाई थी तब उसमें दोष बताया था कि जब वो 9-10 साल की हो जाएगी तो उसके जीवन में कुछ अजीब सी घटना घटेगी जिससे उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। हरीश ने सविता को अकेले में बुलाकर ये बात बताई। अब क्या करे, दोनों ही परेशान थे। एक तरफ प्रिया का कोई पता नहीं लग रहा था और अनुप्रिया खुद को उनकी बेटी बोल रही थी। तो हरीश और सविता ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने का सोच लिया। तो दोनों वापस अनुप्रिया के पास आए। सच बताओ बेटा, कौन हो तुम और हमारी प्रिया कहाँ है? तुम अनुप्रिया हो या कोई और? सविता ने रोते हुए अनुप्रिया के पास आकर उसके गले पर हाथ रखकर कहा, माँ क्या कह रही हो तुम? ऐसे क्यों बोल रही हो? और पहले तो आप रोना बंद करो। हर्ष, तुम ही समझाओ अपनी बीवी को। अनुप्रिया ने सविता की आंखें पोंछते हुए कहा। सविता अनुप्रिया के गले लगकर उसके बाल ले लेती है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। हरीश तुरंत हॉस्पिटल जाकर डीएनए टेस्ट करवाता है जिससे उसका डीएनए और अनुप्रिया का डीएनए मैच होता है। वो चौंक जाते हैं। अब हरीश और सविता अनुप्रिया के जन्म के पीछे का सच जानना चाहते थे। हरीश चौहान और सविता हॉस्पिटल से घर आने से पहले प्रिया की कुंडली जिस बाबा चंद्रिका नारायण ने बनाई थी उनके पास गए, जिन्होंने प्रिया की कुंडली बनाते वक्त ही कहा था कि उसके जन्म के 10 से 15 साल के होने तक कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे उसका जीवन खतरे में होगा। बाबा के पूछने पर हरीश ने जो कल घटना घटी और घर में जो अनुप्रिया थी उसके बारे में बताया। बाबा चंद्रिका नारायण एक हवन तैयार करते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में जाते हैं। ये जो अनुप्रिया है, इसकी आत्मा साधारण आत्मा नहीं, इसने 2 शरीर का इस्तेमाल करके ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जो अपने मकसद को पूरा करके ही रहेगी। ऐसी शक्तियां हैं अब उसके अंदर, उसको हराना आसान नहीं। वापस लौट के आई है वो तो खाली हाथ नहीं जाएगी। जो हुआ है उसके साथ उसका हिसाब करके ही जाएगी। बाबा चंद्रिका नारायण ने ध्यान से उठते ही कहा, मतलब हमारी प्रिया कभी वापस नहीं आएगी? सविता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, वो तुम्हारी थी कब? बस उसने पुनर्जन्म के लिए प्रिया को चुना था, पर प्रिया का मन और दिमाग उसे उसका प्रतिशोध लेने से रोक रहा था। इसलिए अब जो अनुप्रिया के रूप में जो शरीर उसने निर्माण किया है वो उसका प्रतिशोध लेकर रहेगा। उसके अपनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है, ना चाहते हुए उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि आत्माएं किसी की सगी नहीं होती है। पर बाबा, ऐसा क्या गलत हुआ था उसके साथ जो प्रिया के रूप में नए जन्म में आने के बाद भी उसे वही सारी पुरानी बातें याद आती थी जो पिछले जन्म में उसके साथ हुआ था? हरीश ने पूछा। गलत तो हुआ है उसके साथ, पर क्या, कौन है वो, ये सब वही बताएगी, बाबा ने कहा। पर कैसे? हरीश ने फिर से पूछा। बाबा चंद्रिका नारायण अपने तंत्र मंत्र विद्या से एक धागा तैयार करते हैं और बताते हैं कि ये धागा अनुप्रिया के हाथ में बांधकर पूछा जाए कि क्या हुआ था उसके जीवन में जो इस तरह वो लौट के आई है। हम भी तब तक अपनी प्रिया को बचाने का उपाय ढूंढते हैं, बाबा चंद्रिका नारायण ने कहा। हरीश और सविता घर वापस आते ही अनुप्रिया के कमरे में जाते हैं जहां वो चुपचाप बैठे बैठे टीवी देख रही थी। सविता ने टीवी बंद कर दिया और अनुप्रिया के पास आकर उसके हाथ में धागा बांध दिया। अनुप्रिया ने पूछा कि वो
कौन सा धागा है? पर वो कुछ जवाब पाती उससे पहले ही उसे नींद आने लगी तो उसे बेड पर लिटा दिया गया। कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हरीश ने अनुप्रिया से पूछा। मैं अनुप्रिया हूँ और अनु के साथ जो गलत हुआ है उसका प्रतिशोध लेने आई हूँ मैं। ये कहानी है उस गांव की जहाँ की मुखिया ठकुराइन रामदेवी थी। रामदेवी पौराणिक गड़ी परंपरा और अंधविश्वास में जड़ी हुई थी। उसे 2 बेटे थे, शंकर और राघव। उसमें से राघव पढ़ा लिखा था तो उसने अपनी माँ के अजीब हरकतों की वजह से और पुराने सोच की वजह से गांव छोड़ दिया और अपना परिवार शहर में बसा लिया। तो रामदेवी ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अब उसका एक ही बेटा था, शंकर। उसकी शादी सुशीला से हुई, फिर उन्हें एक बेटी हुई, मैं, अनु। पर दादी मेरे जन्म से नाखुश थी। उन्हें पोता चाहिए था। दादी मुझे डांटती, फटकारती, पर दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। वो थोड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन दादी के आगे उनकी कुछ भी नहीं चलती थी। गांव के लोग भी ठकुराइन रामदेवी को ही मानते थे। रामदेवी ने मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दी, जिससे उन्हें 5 साल के बाद एक पोता मिला, जिसका नाम चिराग रख दिया गया। गांव में स्कूल ना होने की वजह से उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया, ताकि वो कुछ हद तक पढ़कर गांव में आए और उनके बाद गांव का मुखिया बन के गांव संभालता रहे और उनके जमीन जायदाद का वारिस बने। गांव में स्कूल बनाने के लिए पैसे भी आते थे, पर रामदेवी ने कभी भी गांव में स्कूल बनने नहीं दिया। वो खुद तो पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन गांव में कोई पढ़ लिख कर आए और उनकी खानदानी हुकूमत ले जाए, इसलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि गांव में कोई भी पढ़े लिखे। चिराग को 5 साल बाद शहर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। महीने में 2-4 दिन के लिए वो घर आ जाता था, फिर 1-2 साल बाद सिर्फ 2 बार आने लगा। पर जब वो कॉलेज में गया तो साल में 1 बार आता था। फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ तो दादी ने उसे गांव में बुला लिया, पर वो वापस आया ही नहीं। पूरे शहर में उसका पता लगाया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद उसने वो शहर छोड़ दिया था। मैं, अनु, उनके पास होकर भी कभी उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। गांव में भी किसी को पता नहीं लगा था कि मैं उनकी पोती हूँ। मुझे बचपन से बड़े होने तक एक कमरे में बंद रखा गया। वहीं मैं बड़ी हुई। सिर्फ साल में 8 दिन के लिए मुझे मौसी के यहाँ भेजा जाता। मेरी माँ को एक नौकरानी बना दिया था। गांव में भी लोग कहने लगे थे कि चिराग ने अपना परिवार दूसरे शहर में बसा लिया, पर दादी को विश्वास था कि उनका चिराग वापस आ जाएगा। वो नहीं था तो क्या हुआ, मैं भी तो उनकी वारिस बन सकती थी, पर दादी उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उन्हें चिराग के वापस आने की पूरी उम्मीद थी। एक दिन एक तांत्रिक ने दादी के पास आकर कहा कि उन्हें एक तांत्रिक पूजा करनी होगी, जिससे उनका पोता चिराग वापस आ जाएगा। तो अब रामदेवी ने अंधविश्वास का सहारा लिया था। जो तांत्रिक कहा करता था वो रामदेवी करती थी। तांत्रिक ने एक दिन हवेली में पूजा करने का उपाय बताया। उसने 2 अविवाहित लड़कियों को बलि देने के लिए कहा। तांत्रिक का कहना था कि शायद शहर में किसी लड़की के चक्कर में चिराग वापस नहीं आ रहा है। तो रामदेवी ने गांव के 2 लड़कियों को अगवा कराकर तहखाने में डाल दिया।
मुझे एक नौकरानी से पता चला कि 2 लड़कियां तहखाने में कैद है, तो मैं जाकर उन दोनों लड़कियों को तहखाने से आज़ाद कराने की कोशिश करी। एक लड़की तो भागने में कामयाब हो गई, पर दूसरी लड़की और मैं पकड़ी गई। फिर राम देवी ने मुझे पकड़कर मेरी ही बलि चढ़ा दी। फिर मेरी आत्मा तड़पती रही कितने सालों तक। जब मैंने बदला लेने के लिए सोचा, तब जाकर दूसरा जन्म मिला प्रिया के रूप में। आज भी उस गांव को रामदेवी रूढ़ी परंपराओं और अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकलने दे रही है। इसलिए मैं उससे अपने प्रतिशोध का बदला लेने आई हूँ, अनुप्रिया बनकर। अनुप्रिया अब निकल पड़ी थी अपने साथ हुए नाइंसाफी का इंतकाम और प्रतिशोध लेने के लिए। जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ उसे मारा गया था, उस जगह ठकुराइन रामदेवी बड़े चाव से सो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे का समय था। दादी, लोरी सुनाओ ना। दादी, अपनी अनु को लोरी सुनाओ। दादी, उठो। ठकुराइन रामदेवी के कानों में अनु के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी, तो वो नींद से उठकर खड़ी हो गई। शायद बुरा सपना था, रामदेवी ने मन ही मन कहा। 2 दिन पहले जब रामलाल का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि वो लौट आई है। ठकुराइन रामदेवी उसी बात से तब से डर गई थी। अनु को जब मारा था, उसने कहा था वो ज़रूर लौट आएगी। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे थे। रामदेवी सोचने लगी, कहीं रामलाल अनु के बारे में तो नहीं कह रहा था। और जिस तरह कल रामलाल की लाश मिली थी, तब से ठकुराइन रामदेवी बेचैन हो रही थी। वो इसे बुरा सपना समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उनकी आँख लगी, फिर से वही रोने की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। आवाज़ सुनते ही रामदेवी चौंक कर उठी, तो उनके बगल में एक छोटी लड़की रो रही थी। उस छोटी लड़की को जैसे ही रामदेवी उठाने गई, तो वो वहाँ से गायब हो गई। दादी, मैं यहाँ हूँ। हर जगह रामदेवी को अन्नू की परछाई दिखने लगी थी और माथे पर पसीना आ गया। वो किसी को आवाज़ लगाना चाहती थी, पर उनकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। ये सब अनुप्रिया कर रही थी। वो अपनी शक्तियों से रामदेवी को डरा रही थी। रामदेवी अब बेहोश हो गई थी। सुबह रामदेवी जब उठी, तो वो पुराने जंगल के महल के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। यही पुरानी हवेली में रामदेवी और उसका परिवार 10 साल पहले तक रहते थे, और इसी महल के आंगन में अनु को मारा गया था। अब गांव में उनका बड़ा घर था, अपने पोते चिराग के नाम से। चिराग वापस नहीं लौटा था। ठकुराइन रामदेवी को आज भी लगता था कि वो उसके मरने से पहले वापस ज़रूर लौटेगा। घर वाले रामदेवी को ढूंढने लगे। सारे गांव में ठकुराइन रामदेवी को उसके आदमी ढूंढ रहे थे। आज तक बिना बताए या अपने बेटे शंकर को साथ लिए बिना रामदेवी कहीं नहीं जाती थी। तो आज वो कहाँ गई होगी? शंकर घर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। कुछ गांव के लोग भी घर में आकर बैठे थे। तभी एक लड़की रामदेवी को लेकर घर में आती है। माँ कहाँ गई थी आप? और इतनी थकी हुई क्यों हैं? और ये लड़की कौन है? शंकर ने आते ही सवाल किया। ये हमें जंगल के हवेली के बाहर मिली। इनसे चला नहीं जा रहा था, तो हम अपनी मोटरसाइकिल में इन्हें जंगल वाले रास्ते से लेकर आए हैं। हम बाहर शहर से आए हैं। हम इस गांव में किसी मकसद से आए हैं, मतलब कि हमारा कुछ काम है।
अनुप्रिया ने कहा, जो अब घर में आ गई थी, जिसे अपने मौत का बदला अपने इस जन्म में लेना था, जिसे 15 साल पहले यहीं इसी गांव में मारा गया था। आज वो अपना मौत का बदला लेने आ गई थी। बहुत धन्यवाद आपका। पर माँ, आप वहाँ क्यों गई थी? पिछले जन्म का बाप शंकर ने अनुप्रिया और अपनी माँ से कहा। पर कहते हैं ना, शरीर छोड़ जाए तो आत्मा किसी की नहीं होती, और शंकर ने अनु को तो गले तक ना लगाया था। अनु को कभी भी बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था। अनुप्रिया को इस जन्म में अपने पिछले जन्म का याद आता है। वो एक ही था जो अनु के करीब और स्नेही था। वो थी उसकी माँ सुशीला। पर वो भी अनु के जाने के बाद 2 साल में एक बीमारी में गुजर गई। धन्यवाद किस बात का? ये तो मैंने इंसानियत के नाते कर दिया। और वैसे मुझे ठकुराइन से ही काम था, यहाँ आना था तो रास्ते में ये मिल गई मुझे। अनुप्रिया ने कहा। हाँ, वो ऊपर से आई हैं गांव का हालचाल पूछने, गांव में कुछ काम हुआ है या नहीं ये देखने। मेहमान हैं हमारी, कुछ खातिरदारी करो इनकी। रामदेवी ने शंकर की तरफ देखकर कहा। रामदेवी गांव में आए किसी भी अधिकारी को पैसे खिलाकर नई योजना का लाभ किसी भी गांव वालों को ना मिले, और सारे पैसे वो खुद हड़प कर जाती थी। अनुप्रिया ने रास्ते में ही रामदेवी को झूठ कह दिया था कि वो कोई सरकारी अफसर है और गांव में कुछ काम और तरक्की देखने आई है। आज रात अनुप्रिया को ठकुराइन रामदेवी के साथ अपने जलते अस्तित्व का प्रतिशोध लेना था। उधर सविता और हरीश ने अपनी बेटी प्रिया के लिए पूजा की, ताकि अनुप्रिया का बदला पूरा होते ही उनकी प्रिया का शरीर और आत्मा एक होकर लौट आए, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। रात्रि के 12 बजे के आसपास रामदेवी घर से बाहर निकली। कल ही कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अन्नू की आत्मा वापस लौटी है। रामदेवी ऐसी औरत थी जो जादू टोना जानती थी। उसने जंगल के महल के पास जाकर अन्नू के आत्मा को वश में करने के लिए हवन के साथ मंत्रों उच्चार शुरू कर दिया। रामदेवी जोर जोर से मंत्रों का उच्चार कर रही थी। अन्नू ये सुनते ही खींचते हुए उस महल तक आ गई, पर रामदेवी के मंत्र का असर उस पर नहीं था, क्योंकि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कितने तड़पने के बाद, तपस्याओं के बाद वो आत्मा अब किसी भी शक्ति का जवाब देकर उन्हें मात देने के काबिल बनी थी। अनुप्रिया भी वही चाहती थी कि जहां उसे मारा है वहीं जगह रामदेवी को भी मार दे। लौट आई हूं मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाने। अनुप्रिया ने रामदेवी के हवन का खंडन करते हुए कहा। रामदेवी उठकर खड़ी हो गई और मन ही मन जल्दी से जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ नहीं कर पाओगी तुम रामदेवी। याद है तुम्हें, इसी महल में इसी दिन आज से 15 साल पहले तुमने मेरी बलि चढ़ाई थी, तांत्रिक के कहने पर कि तेरा पोता चिराग वापस लौटकर आ जाएगा, पर आज तक वो वापस लौटकर नहीं आया। तेरे घटिया सोच के कारण तेरा एक बेटा भी तुझे छोड़ गया था। आखिर तक तूने एक भी अच्छा काम नहीं किया इस गांव के लिए। लोगों का सारा पैसा तू खुद खा जाती। तेरे पापों का घड़ा भर गया है रामदेवी। तेरे इतने बुरे कर्मों के कारण आज तेरे मरते वक्त तेरे आसपास तेरा अपना कोई नहीं है। अनुप्रिया ने रामदेवी का गला दबाया। रामदेवी तड़प रही थी। तड़पते तड़पते वो मर गई। अनुप्रिया का बदला
पूरा हो गया तो अनु ने उसका शरीर छोड़ दिया और प्रिया वापस लौट गई। प्रिया के वापस लौटने से ही सविता और हरीश बहुत खुश हो गए। प्रिया के साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी उसकी। उधर 1 साल बाद एक दिन ठकुराइन राम देवी का पोता चिराग वापस लौट आता है। उसे गांव का मुखिया बना दिया जाता है और वो गांव की तरक्की में लग जाता है। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो गांव में स्कूल बनाता है और गांव को साक्षर बनाने की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।